हर व्यक्ति को ये बताया जा रहा है कि आपने छोटी उम्र में हस्तमैथुन किया या आपने बचपन में गलतियां की, उसकी वजह से आपकी नाड़ियां कमज़ोर हो गई, उसकी वजह से आप टाइमिंग नहीं लगा पाओगे, उसकी वजह से आपका इरेक्शन नहीं होगा। तो ये सब कुछ व्यक्ति को पहले महसूस करवाया जा रहा है कि आप कमज़ोर हो। अगर हमारे समाज में किसी से बात की जाती है इस बारे में तो व्यक्ति ये बताता है कि मैंने आधा घंटा लगाया, मैंने सवा घंटा लगाया, मैंने पौना घंटा। तो ये जो मिथ हैं ये समाज को गलत रास्ते लेके जा रहे हैं। लिखा होता है मर्दाना कमजोरी और साथ में लिखा होता है घोड़े जैसी ताकत पाएं। तो जो आधे घंटे की बात है तो किसी भी चीज़ में इरेक्शन इतना लंबे टाइम नहीं रह सकता विदाउट नशा। जब उसके दिमाग में मानसिकता ये बढ़ दी गई है कि इतना समय लगना चाहिए, अगर इससे कम समय लग रहा है तो हम कमज़ोर हैं। सारा खेल टाइमिंग के ऊपर जोड़ दिया है। बिल्कुल। तो टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में घुसा कैसे? क्या जो पुराने व्यक्ति थे या हमारे जो बुजुर्ग नाना दादा, उनके समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी तो लोगों के 8 से 10 बच्चे होते थे। अभी लोग एक बच्चा करने के भी कैपेबल नहीं हैं। समय लगेगा, उस हिसाब से वो सेटिस्फैक्शन लेवल आएगा। सेटिस्फैक्शन के लिए समय का मापदंड क्या है? जो 17-18 साल के बच्चे अगर वो उनको पहले से ही दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है तो वो बच्चे आगे जाके क्या कर पाएंगे? तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तभी जाके इरेक्शन होता है, तभी जाके हमारे सीरोटोनिन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है दिमाग से। तभी जब हम खुश रह पाते हैं तभी हम अपने संबंध अच्छे कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। और अभी तो पीछे एक फिल्म भी आई थी, उसमें तो ये भी बताया गया कि हस्तमैथुन करने से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट किया गया। हस्तमैथुन का करते हैं तो वायु का दोष हो जाता है। जैसे कि हमें एक मीडिया चाहिए। अपने धातु का क्षय नहीं करोगे तो आपका जो दिमाग है वो ऊपर लेवल पे काम करेगा। अब अपने ब्रेन को अच्छा यूज कर सकते हो। उनको ये लगता है कि ऐसा करना चाहिए, फिर वो गलत पोस्चर, गलत सिस्टम बना के ओरल, एनल, वो जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। वो आप में विश्वास ढूंढती है। जब तक वो आपको संपूर्ण समर्पित कब होगी? जब आप पे वो विश्वास कर पाएगी। कैसे मतलब मुमकिन है कि आयुर्वेदिक दवाई ली और उसको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है? आयुर्वेद में ऐसा संभव ही नहीं है। इसमें स्टीरॉयड का यूज ही नहीं है। जो मेडिसिन नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती हैं, एलोपैथिक मिक्स करके आयुर्वेद बेचा जा रहा है। जिस मेडिसिन से हमारा सिर भारी हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, हमें घबराहट हो रही है, या जो ये आजकल क्लेम किया जाता है कि हमारी मेडिसिन से 72 घंटे रिजल्ट आएगा या 3 घंटे रिजल्ट आएगा, तो उसका मतलब ये है कि वो आयुर्वेद नहीं है। इसका साइड इफेक्ट? हार्ट अटैक हो रहा है आजकल। अच्छा। पैरालिसिस हो रहा है। अच्छा। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है कि पेशेंट का अगर अच्छा रस बनेगा तभी रक्त बनेगा, रक्त बनेगा तो मांस बनेगा, मांस से मेद धातु बनेगी, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु बनेगी। अभी लगभग लोग तो कब्ज से ही परेशान है। कौन सी ऐसी पेशेंट का डिज़ायर है या वो कमी है जिसके ऊपर पेशेंट आपके साथ कंसल्ट करते हैं सबसे ज़्यादा मर्दाना कमजोरी के अंदर? आज के समय में जो पेशेंट आ रहे हैं में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फिर ये अभी समय नहीं लगना, तो आजकल डिजायर पैदा ही नहीं हो रही गलत खाने की वजह से। बबूल फली, ठीक। ये शीत वीर्य है। अच्छा जी। तो मतलब ये जैसे कहते हैं भी गर्मी, हमारे बबूल की फली कब हो रही है? जी। गर्मी में हो रही है। जी 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 जी। तो अगर इसमें मिश्री मिला के ली जाए तो हमें इन सब धातुओं के रोगों में फायदा होता है। कितना सेक्स करना चाहिए? अगर इसके साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि अगर सेक्स नहीं करते हो तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा हो जाएगा, क्या ये कितना ट्रुथ है इसके अंदर? आज के समय में ये चल रहा है कि ये मेरा गुप्त फार्मूला है। सुहागरात के सीन दिखाए जाते हैं फिल्मों में, अरे भैया दूध पी लो, पावर बढ़ जाएगी तुम्हारी की बात की। अब मैं शराब की भी बात कर दूंगा। कईयों को लगता है कि यार मैं 1-2 पैग लगाऊंगा। अफीम, हाँ जी, इसको बहुत लोग करते हैं कि यार अफीम खाऊंगा और उससे मेरा जो है सेक्स पावर बहुत बढ़ जाएगा। ये भ्रम है या इसमें कुछ है सच्चाई? इसमें भ्रम नहीं है। लिया जाना चाहिए वैसे। दूध के अंदर केसर लेने से ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो उसका इरेक्शन जल्दी होएगा। अच्छा। साइज मैटर करता है? हम लेडीज में जी स्पॉट होता है। जी जी जी। जो 2 इंच के, ऐसा संभव नहीं है कि किसी का साइज इंक्रीज हो जाए। तो इसके नाम पे लोगों के साथ ठगी हो रही है। बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तो उसमें डिजायर होएगी, वो रिलेशन बना पाएगा। बच्चे के लिए स्पर्म काउंट की जरूरत है। सेक्स ड्राइव ये मेल को ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो समाज क्या कहेगा? बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा, भी शादी हुई तो साल भर में लोग पूछने आ जाते हैं कि आपके कुछ हो नहीं रहा, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, 2 साल हो गए। तो उनके मन में क्या है, वो तो किसी ने देखा ही नहीं ना। वो क्या चाहते हैं? उम्र बढ़ने से सेक्स लाइफ पर
फर्क पड़ जाता है? हमारे यहाँ पे फ़र्क पड़ता है हम्म। क्योंकि हम सब लोग इमोशन से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, okay। नहीं, कई मैं तो बार ठीक क्या होता है, जैसे अपने का अभी इरेक्शन नहीं हो रहा है ना, जी, जी, हमने जी। कोई भी मेडिसिन खाई उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि उसके कोई ना कोई अंदर सूचर में प्रॉब्लम हो। मतलब रिलेशन बनाने गया और मैं हाथों हाथ ही हो गया, मतलब वो रिलेशन बना ही नहीं पाया। उसको प्री मैच्योर एजुकेशन बोलते हैं। हमने वहाँ से दवाई ली साइज बढ़ाने की, लोग पट्टियाँ दे रहे हैं अभी ये लगा लो, अच्छा। लोगों को इसी चक्कर में घुमा दिया। हमें ये लगता है कि ये अच्छा है, हमारी दिमाग ने ये चुना कि 2 घंटे लग रहे हैं तो हम बहुत अच्छा है, ये नहीं सोचा कि उसका नुकसान कितना हो रहा है। इसमें बड़ी बड़ी ऐड आती हैं, इसमें सोना है, इसमें चांदी है। 7 ऋषि हुए तो उन्होंने उसमें सोना चांदी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं डाली, तो उन्होंने जो अपने डिजायर के कारण ही ठगे जा रहे हैं या हम हमारा मानसिक ज्ञान स्थिति न खराब- होने की वजह से। शिलाजीत कितना काम करता है सेक्स के अंदर? शिलाजीत सेक्स के अंदर नहीं, शिलाजीत पूरी बॉडी के अंदर ही रसायन के रूप में काम करता है। बिना वैद्य के पास दिखाए शिलाजीत कोई भी ले सकता है? शिलाजीत पहले प्योर मिले तो सही। आज के समय में ये है कि हर बंदा काली चीज़ है उस शिलाजीत बना के बेचा जा रहा है। तो शिलाजीत की ये टेस्टिंग है कि अगर अग्नि पे रखोगे वो धुआं नहीं देगा, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो ब्रेन लेवल पे काम करती है जी, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। तो अश्वगंधा लेने से हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो हमें परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, नींद भी अच्छी आती है। शिलाजीत और अफीम का कॉम्बिनेशन बहुत सुना है। नहीं जी, गलत है। गलत है। वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक लेनी है। चाहिए। स्वर्ण के नाम पे मार्केटिंग हो रही है कि स्वर्ण के नाम पे जैसे ये हो गया भी कोई सेक्स का बंदा है तो उसको 20,000 रुपये का ट्रीटमेंट देना है, 25,000 रुपये का ट्रीटमेंट देना है, 50,000 रुपये का ट्रीटमेंट देना है। तो मतलब लोग इसीलिए लोग ठगी के शिकार हो। चांदी की भस्म बट नेचुरल काम करती है, पर हर बंदा नहीं ले सकता। क्या गरीब कहाँ से इसका इलाज करवा पाएगा? जी, हम ये मानते हैं कि जो बंदा गरीब भी इलाज करवा पाए वही ट्रीटमेंट है। तो इसलिए जड़ी बूटी का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, अर्क पॉसिबल है, इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। हमें ये लगता है कि वही अच्छा है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। आज की इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर, सेक्स के ऊपर, उसके ऊपर रहने वाला है। आज हमारे साथ हैं वैद्य सुनील कुमार अग्रवाल जी। स्वागत है सर आपका। आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी जी। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब ही बोलूँगा क्योंकि होता क्या है कि ना, जैसे हम वैद्य बोलते हैं उसके साथ आयुर्वेदाचार्य भी आ जाता है और भी काफ़ी कुछ आ जाता है ना, लेकिन आम हम जो लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं डॉक्टर साहब। तो मैं आपको इस तरह से डॉक्टर साहब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा मर्दाना कमज़ोरी, हमने इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात करनी की ज़रूरत समझी है कि जैसे हमारा ये चैनल जो है ना गुलिबल पीपल, तो इसका जो भाव है कि वही भोले लोग है ना। तो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे भी मैंने नोटिस किया है कि शहर की दीवारें पटी पड़ी हैं एडवर्टाइजमेंट से, मर्दाना कमज़ोरी से। और कहीं भी सफ़र करो, ट्रेन में करो, बसेस में करो, स्टिकर लगे मिल जाते हैं कि फलाना फलाना आप आइए हमसे कंसल्ट करिए। हाँ जी। सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी है क्या। अभी तक लोगों को जो समझाया गया है या लोगों को बताया गया है कि हर व्यक्ति को ये बताया जा रहा है कि आपने छोटी उम्र में हस्तमैथुन किया या आपने बचपन में गलतियां की, उसकी वजह से आपकी नाड़ियां कमज़ोर हो गई, उसकी वजह से आप टाइमिंग नहीं लगा पाओगे, उसकी वजह से आपका इरेक्शन नहीं होगा। तो ये सब कुछ व्यक्ति को पहले महसूस करवाया जा रहा है कि आप कमज़ोर हो। अगर हमारे समाज में किसी से बात की जाती है इस बारे में तो व्यक्ति ये बताता है कि मैंने आधा घंटा लगाया, मैंने 1.25 घंटा लगाया, मैंने पौना घंटा। तो ये जो मिथ हैं ये समाज को गलत रास्ते लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने ये कहा ना, मेरे एक और बात ध्यान में आ गई। लिखा होता है मर्दाना कमज़ोरी और साथ में लिखा होता है घोड़े जैसी ताकत पाएं। उसको मैं जोड़ूं तो जैसे हॉर्स पावर, कि जैसे कि ताकत आपकी ख़त्म हो चुकी है, शारीरिक जो ताकत ख़त्म हो चुकी है। जैसे आपने कुछ पॉइंट किया कि टाइमिंग की, जैसे आपने बात की, हाँ जी। उसके अंदर जैसे आता है कि जिनको शिगर पतन, स्टेमिना की कमी हो गई, इस तरह की भी बातें निकल के आती हैं। तो डॉक्टर साहब समझना चाहेंगे इसमें
वाकई ये शारीरिक कुछ कमियां हैं, नसों की कमजोरियां हैं, या इसमें मानसिक भी है, और कितना है दोनों का? हमारे समाज में इस बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करता कि समय है कितना, हम्म या शीघ्र पतन क्या है, कितना समय लगना चाहिए। तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति का समय है वो 2 से 3 मिनट का है, जिसमें लोग आधा आधा घंटे की बात करते हैं। हाँ जी। तो जो आधे घंटे की बात है, तो किसी भी चीज़ में इरेक्शन इतना लंबे टाइम नहीं रह सकता विदाउट नशा। हर व्यक्ति, जब उसके दिमाग में मानसिकता ये भर दी गई है कि इतना समय लगना चाहिए, अगर इससे कम समय लग रहा है तो हम कमज़ोर हैं। वो सारा खेल टाइमिंग के ऊपर जोड़ दिया है। हाँ जी, टाइमिंग पे जोड़ दिया गया है। और उसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा समय कम लग रहा है या मेरे को इस चीज़ में फील नहीं हो रहा, तो उसी चीज़ में व्यक्ति नशे में जाने लगता है। और इसी वजह से समाज में नशा बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में घुसा कैसे? फिल्में देखकर? हाँ जी, जो समाज में ऐसे गलत प्रचलन वाली फिल्में दिखाई जाती है, या समय हर बंदा जब किसी से बात करता है तो उससे बेटर प्रेजेंटेशन की बात करता है कि मैं बहुत, हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं उससे ज़्यादा समय बताऊं। हाँ। किसी की भी नई नई शादी होती है तो उसको ये बताया जाता है कि हमने 3 बार रिलेशन बनाया, हमने 4 बनाया, हमने 5 बनाया, हमने आधा घंटा लगाया, हमने घंटा लगाया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो व्यक्ति को हर बंदा एक इसमें झूठ ही बताया जा रहा है। तो उस झूठ के पुलिंदे को खोलें कैसे? जब तक हर व्यक्ति झूठ बोलेगा तो जो नया बच्चा आ रहा है उसको नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या सही है और क्या गलत। जब हमारी मानसिकता में या हमारे मन में ही ये बात बता दी गई है कि आपको इतना समय लग रहा है तो आप कमज़ोर हैं, इतना समय लग रहा है तो आप सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, तो किसी को ये बात नहीं पता कि वास्तविकता डिज़ायर क्या है, डिज़ायर क्या है, कितना क्या होना चाहिए। हमारा अगर मन खुश है, अगर हमारा पेट साफ हो रहा है, पेट सही है, हमारा पाचन सही हो रहा है, तो नेचुरल जो समय लगेगा वो अच्छा ही लगेगा। क्या जो पुराने व्यक्ति थे या हमारे जो बुजुर्ग नाना दादा, उनके समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज के जो व्यक्ति हैं या आज का जो युग चल रहा है, तो उसमें हर व्यक्ति को ज़्यादा समय का महसूस हो रहा है। तो अब जितना ज़्यादा समय का महसूस हो रहा है उतना ही वो वीर्य का नाश कर रहा है। वीर्य का नाश करने से अभी लोगों मतलब जो समय है एज शादी की वो गुजर रही है। पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी तो लोगों के 8 से 10 बच्चे होते थे, अभी लोग एक बच्चा करने के भी कैपेबल नहीं हैं। इसकी वजह ब्रह्मचर्य या धातु का नाश हो गया। कम उम्र में उन्होंने क्षय कर दिया और हर बंदा इंस्टेंट एनर्जी के सोर्स के रूप में मेडिसिन लेना चाहता है कि हम किसी से मिलने गए तो उसमें हमने कोई मेडिसिन ली जिसमें हमें इंस्टेंट टाइम ज़्यादा लगे, इरेक्शन ज़्यादा। कम उम्र में लोग मेडिसिन का प्रयोग करने लगे हैं। धातु के शब्द आपने जोड़ा स्पर्म, वीर्य। हाँ जी। अच्छा, उससे आपने जोड़ा। समय की जैसे बात हो रही है ना, तो जैसे आपने पॉइंट किया कि एक दिमाग में घुसाया जा रहा है। जैसे किसी की शादी हो रही है, उस शादी से पहले उसका माइंड सेटअप किया जाता है, या इतना टाइम लगाना, या कुछ एक फिल्मों में भी फिल्मों का भी रोल है। फिल्मों के कुछ सीन्स हैं जैसे उसमें दिखाया जाता है कि आपका तो बस अभी थे तो अभी जल्दी से आपका मतलब टाइम आपने कर दिया। वो सेटिस्फैक्शन लेवल ढूंढने की बात हो रही है। शायद कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट को इस तरह से बना दिया गया है कि जितना ज़्यादा समय लगेगा उस हिसाब से वो सेटिस्फैक्शन लेवल आएगा। सेटिस्फैक्शन के लिए समय का मापदंड क्या है? इसमें समय का कोई मापदंड नहीं है जी। होता क्या है कि पहले जो दोनों पार्टनर हैं उनकी आपस में ट्यूनिंग क्या है, उनके आपस में विचार मैच करते हैं या नहीं करते, वो एक दूसरे को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। तो अब जब व्यक्ति एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहा, वो पहली बार मिला तो या उसने वो पहले ब्रह्मचर्य अपना भंग किया हुआ है, तो उसने कोई मेडिसिन को खाने के बाद अगर किसी से संबंध बनाया है तो उसमें व्यक्ति के ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाऊं। तो वो जो मेडिसिन है वो बॉडी उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी है। तो उसने बॉडी को जैसे अपने किसी भी चीज़ का बोलें कि उसने जब पहले अपने शरीर को 15 मिनट पे सेट कर लिया तो बॉडी हर बार 15 मिनट मांगेगी। तो बॉडी के लिए उतना न्यूट्रिशन है नहीं, बॉडी के उतना पोषण तत्व जा नहीं रहा, तो वो उसको ये लगता है कि मैं पहले से वीक हो गया, मेरा समय कम लग रहा है। तो उसने जब पहली बार ही दवाई खा के कहीं मिलने गया किसी से तो वो समय बिताया तो उसने गलत किया। तो उसके बाद उसको यही लगने लग गया कि कम से कम इतना समय तो लगना चाहिए। हाँ, ये तो है, ये माइंडसेट हो गया है।
फिर वो अगर वो पहली बार ऐसे गया, सेकंड टाइम उसके माइंड में ये सेटअप है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता बन गई है। अब वो सेकंड टाइम भी फिर वो दवाई पे जाएगा, थर्ड टाइम भी फिर वो, हाँ और जी। दवाई की डोज जैसे हमें पता है वो धीरे धीरे अगर बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कोई 20 mg से शुरू होता है तो फिर वो धीरे धीरे 50 फिर 100 पे आ जाएगा, उतनी टाइमिंग के ऊपर ही। कोई भी मेडिसिन बनी है वो एक उम्रअंदाज लोगों के लिए बनी है, बच्चों के लिए नहीं बनी है। जो 17-18 साल के बच्चे हैं, अगर वो उनको पहले से ही दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है तो वो बच्चे आगे जाके क्या कर पाएंगे। तो वो बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तभी जाके इरेक्शन होता है, तभी जाके हमारे सीरोटोनिन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है दिमाग से, तभी जब हम खुश रह पाते हैं तभी हम अपने संबंध अच्छे कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। मान लीजिए शादीशुदा जो हैं कपल्स हैं, है ना, उसमें ब्रह्मचर्य की हम बात करें, ब्रह्मचर्य का मीनिंग अब इसको किस तरह से हम लें? कि कितने दिन बाद करना है या उसमें बीच में गैप रखना है? ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हम युवा हैं तो हम धातु का क्षय प्रतिदिन 1 से 2 बार कर रहे हैं जी, या हमने फ्रेंड सर्किल बना लिया कि जिसमें हम ये ज़्यादा प्रचलन में चल गया जी। तो शादी के बाद ये है कि अब लोग बात करते हैं कि हमने एक नाइट में 2 बार रिश्ता बनाया या 3 बार बनाया, तो धातु का क्षय तो होगा ना। तो अगर आप वीकली करते हो, डेली करते हो, तो उसमें ये नहीं है कि हाँ उसमें शरीर को प्रॉपर रक्त धातु की, मांस धातु की, हमें शरीर के अंदर पोषकता की ज़रूरत है। जब हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे तब हम जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ऑफ द कैमरा जैसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे जब हम थोड़ा सा बातों को हो रहा था, जैसे आपने कहा था कि आग तभी जलेगी अगर गैस होगी। हाँ जी। तो इस हिसाब से धातु का इतना ज़्यादा जो है एक रोल रहता है कि जितना ज़्यादा उसमें वो होगा तो उस हिसाब से फिर आगे परफॉर्मेंस निकलेगी। तो जब तक हमारा एज धीरे धीरे बढ़ता है, जब हम युवा होते हैं तो हमारे वो जो धातु होती है वो पीक लेवल पे होती है। तो जैसे जैसे हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, तो धीरे धीरे धातु का क्षय हो रहा है। अगर हम हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं ले रहे या धातु को बढ़ाने वाली चीजें नहीं ले रहे, तो ये मानो कि हम जो चीजें ले रहे हैं या हमारे शरीर में जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्षय हो रहा है, तो परफॉर्मेंस अच्छी कैसे आएगी। नसों की कमजोरी कितना रोल प्ले करती है? जैसे ज़्यादातर ये बात निकल के आती है कि हस्त मैथुन बच्चों में, और अभी तो पीछे एक फिल्म भी आई थी उसमें तो ये भी बताया गया कि हस्त मैथुन करने से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा पोर्ट्रेट किया गया कि उसमें इन लास्ट में भी दिखाया गया कि कोई बुरी बात नहीं है, करो। लेकिन फिर वही बात आती है ना, जब किसी चीज़ को इतना इस हिसाब से दिखाया जाएगा तो दिमाग में एक सेटअप हो गया, यार ये तो अच्छी चीज़ है, कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताया गया कितनी बार, किस हिसाब से, उससे क्या उसके आपको साइड इफेक्ट आने वाले हैं। नसों की कमजोरी का ये है जी, इसमें जब हम लोग हस्त मैथुन का करते हैं तो वायु का दोष हो जाता है। जैसे कि हमें एक मीडिया चाहिए, जैसे मतलब हम पार्टनरशिप में करते हैं, रिलेशन बनाते हैं किसी के साथ, अदर पार्टनर के साथ, तो उसमें एक मीडिया जनरेट होता है। तो जब हम रिलेशन बनाएंगे तो उस मीडिया के अंदर वायु नहीं होगी। अभी जब हम लोग नॉर्मली करते हैं तो उसमें क्या है, वैसे ही है कि अपने ये बोल देते हैं कि स्वपन दोष होता है। हाँ, स्वपन दोष क्या है कि जब वीर्य का लेवल बढ़ा बॉडी में तो उसने धातु का क्षय हो गया, भी वो अपने आप रिलीज होता है बॉडी से। जैसे अपने ये कहते हैं 21 दिन बाद हो गया, महीने बाद हो गया, तो स्वपन दोष होता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो बॉडी का धातु का गड़ा भरेगा तो वो बाहर निकलेगा ही। जो ब्रह्मचर्य की बात आती है कि उसको ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, मत करो, ये तो फिर उनको भी प्रॉब्लम आ जाती होगी जब इतना अगर घड़ा भर जाता होगा। तो स्वपन दोष तो लगभग नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। तो इसका मतलब फिर वो उसमें कंट्रोल करना सिखाया जाता है। उसमें ये है कि अगर आप ध्यान करते हो तो आपका जो क्षय मतलब धातु है, हाँ जी, वो ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि वो आप अपने धातु का क्षय नहीं करोगे तो आपका जो दिमाग है वो ऊपर लेवल पे काम करेगा, आप अपने ब्रेन को अच्छा यूज कर सकते हो। ओके ओके ओके। इसमें एक और बात करेंगे, जैसे मर्दाना कमजोरी की एड्स हैं या जैसे भी हैं, उसमें आता है एक और बड़ी लाइन होती है गुप्त रोग। हाँ जी, तो गुप्त रोग है जी, या शादी से पहले और शादी के बाद, इसका क्या भाव है? और गुप्त रोग रिलेटेड यही है जिस पे हम बात कर रहे हैं या कुछ? गुप्त रोग यही है जी जिसमें इस चीज़ को बाजार में छुपाया जाता है, इस पे खुल के कोई बात नहीं करना चाहता। तो जब गुप्त रोगों की बात की जाती है तो इसमें व्यक्ति छुप के कितना भी पैसा खर्च कर देता है और वो गलत मेडिसिन का यूज कर रहा है। तो व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि मैं, वो है इस बात को छुपाना चाहता है कि व्यक्ति ये महसूस नहीं करवाना चाहता कि मैं बीमार हूँ। तो ये एक रोग नहीं है, अगर इसको समझें
तो अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें तो कोई दिक्कत नहीं आती। रोगी सहज नहीं है बात करने में, या फिर वही है कि बीमारी से ज़्यादा शर्म से ज़्यादा मर रहे हैं, बीमारी से कम मर रहे हैं? बीमारी है नहीं ना जी, शर्म की बात है कि इस पे कोई खुल के मुद्दे पे बात ही नहीं करता। आपको लगता है कि सेक्स के ऊपर कोई किसी तरह का कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट या किसी तरह की एक अलग से कोई इस तरह से चर्चा होनी चाहिए? आज के समय में स्कूलों में इस पे सब्जेक्ट लागू कर दिया गया है, तो जिसमें क्या है कि उसको उस चीज़ के भी बॉडी का एक पार्ट है जिसके बारे में ज्ञान होता है कि इस उम्र में अगर हमारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो धातु का क्षय होता है। यंग अवस्था में धातु जब अपर लेवल पे होती है तो इसी वजह से बच्चे गलत रास्ता पकड़ते हैं। आपने जैसे डॉक्टर साहब कहा ना, मुझे याद आया कि आज के समय में, वैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि आई थिंक 9th क्लास में चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव जो के ऊपर साइंस के अंदर। मुझे आज भी याद है जैसे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसमें जैसे आते हैं कि आज ये पढ़ाया जाएगा या पहली एक दिन तैयारी हो जाती है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं पता होता है कि अब इस दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब 9th क्लास के बच्चे हैं, इतने तो समझदार होते ही हैं, उनको पता है कि थोड़ा सा उनका ना अंदर से एक क्यूरियोसिटी होती है कि अब सब्जेक्ट आएगा, उस पर बात होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि वो सब्जेक्ट ही मिस कर दिया गया, उसको पढ़ाया ही नहीं गया, जो सच्चाई है किसी भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं उस समय से रिलेट करें, अगर उसमें सब्जेक्ट दिया गया था तब भी नहीं कोई समझाया गया, और अगर आज हम ये समझ पा रहे हैं, इस पे बात हो रही है खुल के, फिल्में भी बन रही हैं और नो डाउट बात करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे अब हम बात करें जिस भाषा में, मेरा क्वेश्चन ये भी निकल के आएगा कि क्या पर्दे के पीछे ही ये बातें, या आपके पास जब कोई रोगी आता है उससे हम इस भाषा में बात करें, एक डिसेंसी होती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कई बार वो अपनी बात कह पाता होगा या वो खुद समझ पाता होगा। पेशेंट इस बात को छुपाना चाहता है, पेशेंट इस मुद्दे पे खुल के बात नहीं करना चाहता, वो किसी के माध्यम से आता है। ओके। अगर कोई रोगी अगर पहले ट्रीटमेंट ले चुका है अगर, तो वो आके ये बात बताना चाहता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, बस इतना सा ही बात करना चाहता है कि वो अपना ये नहीं बताना चाहता भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ये खा पा रहा हूँ, मैंने ये पहले नशा किया है, या मेरी गट खराब है। तो वो सिर्फ इसी मुद्दे पे भटक के रह गया, इसी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जो आपने यूथ की बात की या जो बच्चों की बात की, उस समय क्यूरियोसिटी है, पर उसमें अगर उसको ये समझाया जाए कि ये बॉडी का पार्ट है, तो ये सिर्फ इमोशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका ब्रेन अच्छा है, अगर आप खुश हो, तो उस टाइम में बच्चों की उत्सुकता क्यों हुई? अगर क्योंकि उनके उस समय एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है, एंथुसिज्म में है, तो इसी वजह से उनमें क्यूरियोसिटी होती है और वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो जो अपनी एज में आ जाते हैं जैसे, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम उस बात को बच्चों के साथ खुल के बात नहीं कर चाहते, हमें खुद उस बात पे शर्म महसूस करते हैं। भी हमें ये लगता है कि नहीं ये बात गलत है। तो बच्चों को ऐसा नहीं पता होना चाहिए। जब बच्चे बड़े होते हैं, मतलब उसको पहले इस बारे में जानकारी नहीं दी गई, जब जानकारी शादी हुई तो उसके बाद उसको सीधा, अगर किसी के बच्चे नहीं होते तो उसको ये कहते हैं भी हाँ 1 साल हो गया इसके बच्चा नहीं हुआ, इसके ऐसा क्या हो गया, ऐसा नहीं हुआ, तो एकदम से उसको उस रास्ते में डाल दिया, तो उसने पहले इस बारे में सुना ही नहीं होता। तो अब बच्चा जब नया होता है तो जब ना तो माता पिता ने बच्चे को, लड़के को बताया, ना लड़की को पता, तो इसीलिए इसमें भ्रम पैदा हो जाता है कि हाँ मेरे को समय नहीं लगा या समय ज़्यादा है, तो वो इसको स्वीकार कर लेते हैं भी ऐसा ही होता होगा, जब इस मुद्दे पे खुल के बात नहीं होती। और कहीं ना कहीं एक जो हमने कहा कि क्यूरियोसिटी होती है, तो उसका होता तो है, देखना तो होता है, वो अब यहाँ तो किसी ना किसी माध्यम को ढूंढेगा, कोई किसी तरह की किताब को। वैसे आजकल तो चलो स्मार्टफोन्स बहुत ईज़ हो गया है कि बड़े आराम से आपको इस तरह की जो कंटेंट है वो बड़े आराम से उस पर रीच हो गई है, ठीक है। और किसी तरह का पेरेंटल कंट्रोल भी नहीं है आजकल। माँ बाप, मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे भी बात की जाए कि किस तरह से पेरेंटल कंट्रोल रखना है अगर हम बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं या स्मार्टफोन दे रहे हैं। तो खैर, ये जो ब्लू फिल्में हैं इनका कितना असर हो जाता है दिमाग पे ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी होती है, वो जाते हैं उस तरफ। अब उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाया जाता है, एक सीन को आधा पौना घंटा, एक घंटा, और उसके ऊपर फिर वही जो बातें उसमें दिखाई जा रही हैं वहीं कहीं ना कहीं दिमाग में आ रही हैं। तो ये शारीरिक कमजोरी या मानसिक कमजोरी ज़्यादा बन जाती है? हम किसी भी चीज़ को
जब देखते हैं तो हमारे वो ब्रेन के अंदर एक पिक्चर या इमेज सेट हो जाती है। तो हमें ये लगता है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, तो वो एक मानसिक कमजोरी है, न कि एक शारीरिक कमजोरी है। जब हम मानसिक रूप से कमजोर हुए तो हमें ये लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जब हमने पहले एक ब्लूप्रिंट बना लिया दिमाग के अंदर, तो इसी वजह से वो ऐसा हो पा रहा है। तो इसका रोल ये है कि ये अच्छे की बजाय नुकसान ज़्यादा कर रही हैं। उनको ये लगता है कि ऐसा करना चाहिए, फिर वो गलत पोस्चर, गलत सिस्टम बना के ओरल, एनल, वो जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। ओके ओके ओके। एक आपने बात कही, मैं उसको थोड़ा सा समझना चाहूँगा। टाइमिंग के अंदर जैसे बात हो रही थी, टू यंग एज है उसमें, जैसे मैंने समझा कि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें। आपने जैसे बताया कि जो वीर्य है वो जल्दी से कह लीजिए या तो बन जाता है, या वो दिन में 2 या 3 बार भी करते हैं। लेकिन अगर जो थोड़ा एज अप हो जाते हैं, अब एज अप में कभी कोई ऐसा पेशेंट, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि सिमिलर एज, मान लीजिए 40 प्लस या 50 प्लस की हम बात करें या 50 के नज़दीक बात करें, तो एक पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक की कम है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगी? एक के दिमाग में आ जाएगा यार ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या दूसरे के दिमाग में आ जाएगा टाइमिंग कम है, पता नहीं सेटिस्फाई हुआ होगा या नहीं? ऐसा नहीं है जी। एक्चुअल में क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति परेशान रहता है, तो जब किसी भी व्यक्ति से, चाहे आदमी है चाहे औरत है, जब एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते किसी भी मुद्दे पे, तो उसके दिमाग में विचारों, वो डिप्रेशन में चल रहा है। हाँ। जब व्यक्ति डिप्रेशन में चल रहा है तो उसको ये लगता है कि हमें रिलेशन बनाना, तो वो एक व्यक्ति की नीड को पूरा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति, न कि दोनों की आपसी नीड को पूरा किया जा रहा है। एक दूसरे से बात नहीं की जा रही। तो हमारे लोगों की शादी होने के बाद भी लोग एक दूसरे से घर पे बात नहीं करना चाहते। उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुना जा रहा, सिर्फ रिलेशन पे ध्यान देते हैं लोग। तो जब सिर्फ रिलेशन पे ध्यान देते हैं तो उसकी वजह से घरों में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कपल के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर ढंग से बात ही नहीं हो रही। कहने का भाव ये है कि मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने ये टॉपिक छेड़ने से पहले मैंने इनपुट लेने की कोशिश की है, कुछ पब्लिक फॉर्म से मैंने ये सवाल निकाले हैं। जैसे होता है कि मान लीजिए एक कपल है, मैरिड कपल की बात करूँगा मैं यहाँ पे, तो उन्होंने जैसे रिलेशन बनाए। अब रिलेशन जब बना है तो क्या हुआ कि बस उन्होंने रिलेशन बनाया और ख़त्म हुआ, और वहाँ पे ये भी नहीं एक दूसरे से पूछा जा रहा कि आप ठीक हो, मतलब आप सेटिस्फाई हो, या हम दोनों के अंदर कहीं कमी है। शायद वहाँ भी कहीं ना कहीं ये शर्म का जो भाव है वो आके रह गया। मान लीजिए मेल पर्सन की तरफ से, मेल पर्सन वो देखेगा कि मेरा सेटिस्फाई में हो गया, कि मेरा ख़त्म हो गया, मेरा पार्ट मैंने प्ले कर दिया। लेकिन यहाँ पे फीमेल का पार्ट भी तो रहता है ना, उससे तो कोई उसने बात नहीं की। और इसका वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, फीमेल हो गए या मेल का भी रह गया, तो इसको उस हिसाब से देखा जाता है। सबसे पहले इसमें हम लोग जो बात करते हैं कि जो जेंट्स और लेडीज़, हाँ जी, तो जेंट्स की जितनी जल्दी डिजायर होती है उतना जल्दी डाउन भी होता है। हाँ ओके। तो हमें जैसे फोर प्ले की बात करते हैं, आफ्टर प्ले की बात करते हैं, तो कोई भी जो स्त्री है वो सिर्फ रिलेशन पे ध्यान नहीं देती जी, उसको इमोशन से जुड़ी है। तो वो बात करना, वो आपसे टच, जी जी जी, गुड टच फील करना चाहते, तो उसको, उससे हार्मोन जो है वो तभी चेंज हो पाते हैं। तो जब उसके अंदर आपके प्रति भरोसा होगा तभी वो आपसे अच्छा रिलेशन बना पाएगी। बिल्कुल। जब आप लोग पहले एक दूसरे से लड़ाई कर लो, हाँ, और उसके बाद आप रिलेशन बनाओ, तो आप अपनी पूर्ति कर रहे हो, उससे कुछ भी चाहत नहीं है, कुछ भी चाहत नहीं है। और कई बार तो ये रिलेशन बनने के बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ ना कॉन्सेप्ट, तो बस एक इरिटेशन सी, बस दूर दूर हो जा, जो पहले नज़दीक कि हाँ मैं कर लूँ, फिर होता है कि बस छोड़ दूँ, भाग जाए यहाँ से। जो पहले मन में आया उसके बाद आपने अपनी बॉडी की पूर्ति की, एक दूसरे को समझा नहीं। जब तक आप लोगों के विचार नहीं मैच करते, आप में फोर प्ले नहीं किया, दोनों बॉडी एक सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस स्त्री को तो समझा ही नहीं, स्त्री क्या चाहती है। आज व्यक्ति जो पुरुष प्रधान है वो सिर्फ पुरुष अपने हिसाब से, वो बीमार है, उसके मन में क्या है, अगर हम उससे पहले बात करेंगे तभी वो हमसे खुल पाएगी ना।
पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के लिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। जल्दबाजी कहीं ना कहीं मर्दाना कमजोरी का कारण तो नहीं है ये भी, कि हाँ बस यार मैं अपना फ्री हो जाऊं, मुझे क्या लेना देना। उसको पता ही नहीं है कि फोर प्ले, उसको जैसे कहते हैं ना कि मैंने जब ये सर्च कर रहा था तो इस टॉपिक के ऊपर जैसे मैं थोड़ा सा होमवर्क कर रहा था तो बात आती थी कि जैसे एक हम देखते हैं ना कि कपड़े प्रेस करने वाली होती है स्त्री जिसको बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे वो धीरे धीरे होती है ना, गर्म होती है, वो उस हिसाब से फीमेल को उन्होंने समझाने की उदाहरण देने की कोशिश की है। लेकिन जैसे आपने बताया कि एकदम से डिज़ायर ऊपर चले जाता है और एकदम से नीचे आ जाता है, तो मेल पर्सन को होता है एकदम से ऊपर आया, बस मैं फ्री हो जाऊं, उसका क्या लेना देना। हमने स्त्री के इमोशन को समझा नहीं कि स्त्री क्या चाहती है। स्त्री आपसे बात करना चाहती है, वो आप में विश्वास ढूंढती है। जब तक वो आपको संपूर्ण समर्पित कब होगी, जब आप पे वो विश्वास कर पाएगी। जब पुरुष प्रधान समाज में उससे बात नहीं, वो एक डर के मारे भी हमारे परिवार में एक शादी की है, ये हमारा धर्म है भी, ये हम मना नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा। वो एक मजबूरी वश ये रिश्ता निभा रही है। बॉडी मैरिजेस ही हो रही हैं ज़्यादा, इसलिए सबको ये लगने लग गया है कि हमारी जो मैरिजेस हैं वो बॉडीज हुई हैं, वो किसी तरह से भी हम उस बात को ले लें। लेकिन उसमें कमी हम लोगों की खुद ही है, मतलब कपल्स की जिनकी बात कर रहा हूँ, कि अगर उनको भी ये फील हो रहा है बॉडी मैरिजेस, तो खुद भी कभी कहीं ना कहीं वो जो कमियाँ हैं उस पे ऊपर कभी बात ही नहीं की गई कि टुवर्ड्स कपल भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो जो आज के समय में जो रिश्ते टूट रहे हैं, उस रिश्तों का मेन जो मुख्य कारण है हमारी आपस में विचारों का न मिलना है। जब हम लोग आपस में, व्यक्ति समय नहीं देना चाहता, व्यक्ति सिर्फ मोबाइल पे है। तो वो घर पे आया, कोई भी व्यक्ति मान लो सुबह गया, वो शाम को आया, वो 12 बजे तक फ़ोन देख रहा है। दोनों आज के समय में जॉब में हैं, तो दोनों जब फ़ोन देख रहे हैं तो उसके बाद उनको ये कि फटाफट अपना काम निपटाएं और सो जाएं। तो वो अपना बातचीत एक दूसरे से रखना ही नहीं चाहते भी, क्या समस्याएं चल रही है क्या नहीं। जब वो खुल के एक दूसरे से खुलेंगे नहीं, फ़ोन पे लोगों के दोस्त ज़्यादा हैं। हम अपने घर की बात घर में न करके दूसरों से फ़ोन में करना चाहते हैं। फ़ोनो फ्रेंड की बात चल रही है आज की। व्हाट्सएप पे हमारे 5000 लोग हैं। हमने पहले अगर शादी का मैसेज भेजना होता था या किसी से जन्मदिन की बधाई देनी है तो पहले हम कॉल करते थे या उसके घर जाते थे। आजकल हम मैसेज छोड़ देते हैं। तो जब वही बात हो गया ना कि उसके दोस्त तो 5000 पर काम आने वाला कौन है? जो काम आने वाला है उससे कोई बात नहीं हो रही। अपने हर घर की बात हम लोगों से कर रहे हैं। तो काम कौन आएगा? जब आपस में दो मित्र बैठे हैं या जो कपल बैठा है तो कपल के आपस में तो बात ही नहीं होती, तो खुलेंगे कैसे? कहीं ना कहीं अगर हम सिर्फ और सिर्फ पुरुष को, मर्द को ही अगर हम ब्लेम डाल दें सारा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है या देखा है इन सर्च मैंने, आपको भी ऐसे पेशेंट आते होंगे कि शादी हुई है, कुछ भी है, लेकिन फीमेल का इंटरेस्ट ही नहीं है सेक्स में बिल्कुल भी। उससे फिर क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं फिर वो पनपते हैं। वो कितना भी कई बार मर्द चाहता नहीं है लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है। पुरुष या स्त्री की बात नहीं कर रहे कि उसकी डिजायर क्यों नहीं है स्त्री की। अगर वो बीमार है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है या उसकी गट की प्रॉब्लम है या उसको मानसिक संबंधी दिक्कतें हैं, तो उसके वो डोपामिन रिलीज ही नहीं हो रहा। जब वो खुश ही नहीं है तो वो आपके साथ परफॉर्मेंस कैसे करेगी? तो मैंने जो पहले बात की कि हम बॉडी की नीड पूरा कर रहे हैं, हमें ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो जब आपस में उसकी गट पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसके ये ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हमें अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तभी जाके स्त्री भी परफॉर्मेंस कर पाएगी। परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो परफॉर्मेंस के लिए अब मैं थोड़ा बात को इधर लेके जाऊंगा दवाइयों के ऊपर। जैसे हमने बात की, अब दवाइयों में बहुत सारा एड्स होती हैं, फलाना गोल्ड कैप्सूल है, फलाना सिल्वर कैप्सूल है, फलाना ये है। अब आपका जैसे मैंने इंट्रो किया तो वैद्य सुनील कुमार अग्रवाल से किया, तो वैद्य की जब बात आती है तो कई बार हमने ये नोटिस किया है कि गलियों में मोहल्लों में भी कई बार ऐसे वैद्य होते हैं जो छोटी छोटी ऐसी शीशियाँ सी होती हैं, उसमें गोल्ड कोटेड, यहाँ सिल्वर कोटेड, वो नब्ज देख के वो कह देते हैं अरे भैया तुमको ये धात की कमी है, तुम ये गोली खा लो, वो गोली खा लो। खैर, आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करूंगा पहले मैं। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसलिए लेने जाता है पेशेंट कि शायद मुझे साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये कैसे मतलब मुमकिन है कि आयुर्वेदिक दवाई ली और उसको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है? आयुर्वेद में ऐसा संभव ही नहीं है जी। तो क्या हो रहा है? मतलब मिलावट है उसमें? आयुर्वेद में स्टीरॉइड है उसमें? स्टीरॉइड नहीं है सर जी। आयुर्वेद में
जो ब्रेन की मेडिसिन है या नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाली जैसे सिडनेफाइल है या विनाफिल है, ये लोग ऐसा मिला के ही प्रेजेंट करें। इसमें स्टीरॉयड का यूज ही नहीं है। जो मेडिसिन नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती हैं एलोपैथिक मिक्स करके आयुर्वेद बेचा जा रहा है। ओह, वही हो गया। तो प्योर आयुर्वेदिक वो प्योर आयुर्वेद कभी भी आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर रिजल्ट नहीं दे सकती। कितना साइड इफेक्ट रहता है जब किसी भी व्यक्ति को ये सिर्फ फील, उस मेडिसिन का जो अगर हम ये बात करें कि हमें पहचान क्या करनी है कि आयुर्वेदिक है या नहीं है, जिस मेडिसिन से हमारा सिर भारी हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, हमें घबराहट हो रही है, या जो ये आजकल क्लेम किया जाता है कि हमारी मेडिसिन से 72 घंटे रिजल्ट आएगा या 3 घंटे रिजल्ट आएगा, तो उसका मतलब ये है कि वो आयुर्वेद नहीं है। इसका साइड इफेक्ट हार्ट अटैक हो रहा है आजकल, अच्छा, पैरालिसिस हो रहा है, अच्छा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है। कंटिन्यूटी रख के हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हमें इस एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके, अगर एलोपैथिक मेडिसिन ही खानी तो वो एलोपैथिक डॉक्टर की राय से लेना कि हमारी बॉडी को कितनी mg की नीड है। आज के समय में बच्चे 100 mg खा रहे हैं, तो ये गलत है ना। लेकिन वो जो हम mg की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में कई बार होता है कि एक पेशेंट ने जैसे मेडिसिन ली, मान लीजिए उसने जैसे 50 mg ली, ठीक है, और धीरे धीरे वो उसका जो है वो बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू एज, ये चीज़ें काम करती हैं। अच्छा। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देते हैं, ये एक्चुअल में हार्ट पे भी इफेक्ट डालती हैं। अच्छा, ठीक। तो एलोपैथिक मेडिसिन कभी भी डॉक्टर की राय के बिना नहीं लेनी चाहिए। ये दवाइयाँ जो हैं, खासकर आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करते हैं तो उसमें होता है कि ये गर्म होती हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। हमें बॉडी की प्रकृति, हमें गट पे काम करना पड़ता है, ब्रेन पे काम करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले बात की कि पेशेंट का अगर अच्छा रस बनेगा तभी रक्त बनेगा, रक्त बनेगा तो मांस बनेगा, मांस से मेद धातु बनेगी, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु बनेगी। जो हमारे बॉडी का रस बन रहा है उसी से जाके शुक्र धातु बनेगी। जब हम अच्छा खा ही नहीं रहे तो हमारा शुक्र धातु बनेगा कैसे? हमने उसको न्यूट्रिशन के लिए या पोषण के लिए क्या दिया? क्या ब्रेड खाने से या कोका कोला पीने से या चाउमीन खाने से क्या हमारे अंदर एनर्जी आएगी? हम फाइबर भी नहीं ले रहे। अभी लगभग लोग तो कब्ज से ही परेशान है। अगर आप बताना चाहें कि जो हमें आम तौर पे जो अपने खान पान में जो वस्तुएं मिल जाती हैं तो वो कौन सी होगी जो एक तरह का विटामिन का काम करेंगी? प्रत्येक व्यक्ति को खाने के अंदर फाइबर लेना जरूरी है। ओके। जब हमारे बॉडी के अंदर फाइबर जाएगा तो जो हमारा गट बैक्टीरिया है वो अच्छा रहेगा। ओके। गट बैक्टीरिया से हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे, हमें इरिटेशन नहीं होएगी। अब जैसे हमने बात की पहले कि जब गट हमारी खराब है, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं, हमारा पेट ठीक नहीं है और हम रिलेशन की बात करते हैं, तो व्यक्ति जब पेट से इरिटेट है, उसका मन तो है नहीं, फिर भी वो उसी काम में एनरोल होना चाहता है, तो कैसे हो पाएगा? एज ए वैद अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट करेंगे सबसे पहले तो पेशेंट टू पेशेंट आपका जो फॉर्मूला रहता है या वो होता है वात पित्त कफ? हाँ जी, उस हिसाब से ट्रीट किया जाता वात है। पित्त कफ के अनुसार, धातुओं को क्षय के अनुसार। अभी वो व्यक्ति इस प्रोसेस में कितना है। जी 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 जी। हम सबसे पहले आज के समय में जो देखा जा रहा है कि पहले लोगों का संयुक्त परिवार था और लोग खुश रहते थे, अपनी बात किसी को बता पाते थे। अभी एकांकी परिवार बढ़ रहे हैं तो जिससे बात तो हो ही नहीं पा रही, कोई अपना दुख तो बता ही नहीं रहा किसी को, तो वो पहले इमोशन उसके दबे हुए हैं, उस इमोशन की वजह से वो व्यक्ति परेशान है। अगर हम ब्रेन से हेल्थी हो गए, गट से हेल्थी हो गए, हमारा पाचन अच्छा हो रहा है, तो हमें वैसे ही समय अच्छा लगेगा। आजकल हम लोगों को गट के बारे में, ब्रेन के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप अच्छा खाओगे तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कौन सा ज़्यादा हाइप है बीमारी के अंदर या मर्दाना कमज़ोरी के अंदर? आप सहज होंगे कि एक पेशेंट आपके साथ उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। जैसे कौन सी ऐसी पेशेंट का डिज़ायर है या वो कमी है जिसके ऊपर पेशेंट आपके साथ कंसल्ट करते हैं सबसे ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी के अंदर? आज के समय में जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें आज के समय में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ओके, फिर ये अभी समय नहीं लगना, तो आजकल डिजायर पैदा ही नहीं हो रही गलत खाने की वजह से। इरेक्टाइल जो आपने बताया इसका ये इसका स्ट्रेस लेवल जो है उससे रिलेटेड? हाँ जी, ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। ओके। और स्ट्रेस तो तकरीबन सभी को है। स्ट्रेस भी है और गट भी है। हाँ, पेट की प्रॉब्लम भी है सभी को।
तो स्ट्रेस को दवाइयों से कवर किया जाता है या पेशेंट के खान पान में भी बदलाव है? पेशेंट के खान पान में बदलाव से भी फर्क पड़ सकता है और हाँ। उसको अच्छे वैद्य की राय जरूर लेनी चाहिए। हाँ, माहौल कितना काम करेगा? माहौल बहुत काम करता है कि अगर हम दोस्तों के अंदर रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें डोपामिन रिलीज होता है, सीरोटोनिन रिलीज होता है। जब हम खुशी के हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं तो हमें तभी इन चीज़ों में मन करता है। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि हमें कुछ ऐसा इस लाइन में जाना चाहिए। पेशेंट की खुद की विल पावर इसमें सब बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करेगी। ठीक 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 ठीक। घरेलू नुस्खे कुछ बताए जाते हैं, कहाँ तक ये कारगर हैं और किन के लिए, या ये भी बिना किसी वैद्य की सलाह से नहीं लिए जाने चाहिए? वैसे तो ये कहना चाहूँगा जी, बिना वैद्य की राय के नहीं लेने चाहिए। अगर हम बात करते हैं जैसे अभी घरेलू नुस्खे की, तो आजकल बबूल का पंचांग आता है, बबूल फली। बबूल फली, ठीक। ये शीतवीर्य है। अच्छा जी। तो मतलब ये जैसे कहते हैं भी गर्मी हमारे बबूल की फली कब हो रही है? जी, गर्मी में हो रही है। जी 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 जी। तो अगर इसमें मिश्री मिला के ली जाए तो हमें इन सब धातुओं के रोगों में फ़ायदा होता है। अब जो पेशेंट है, जैसे आमतौर पे गर्मी कम करने के लिए एक मुझे थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान आ गया रैंडमली, जैसे आपने बबूल की फली बताया, एक गोंद कतीरा जिसको बोलते हैं, हाँ है जी। ना, वो ठंडक देता है। वो फाइबर है। अच्छा, फाइबर है तो वो हमारी गट को रिलीफ देता है। रिलीफ देता है, लेकिन उससे सेक्स के अंदर या सेक्स पावर के अंदर या उन चीज़ों के अंदर नहीं कमी जी, करता है? ऐसा कुछ ये भी नहीं। एक तरह का भ्रम है कि यार वो मत खाओ, आपके शुक्राणुओं में कमी आ जाएगी, आपकी सेक्स पावर ऐसा कम हो नहीं है जाएगी। जी। जब हमारी गट ठीक होगी तो हम वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। तो उसको खा सकते हैं हाँ जी, आराम से, गर्मी में जैसे खा सकते शिकंजी हैं। में भी लेते हैं या कैसे, मतलब हाँ जी, उससे ऐसा कुछ भी नुकसान वो नहीं है। मानसिकता एक बना दी गई है कि यार नहीं, तेरे शुक्राणु कम हो जाएंगे, तेरा नहीं, तो ऐसा मतलब कुछ भी नहीं होता। ऐसा तैसी हो जाएगी तेरी। नहीं जी। एक ना सवाल और है कुछ जो माइंड में घूमता रहता है, ठीक है, कि लगता है कि यार मैं इसको सिंपल ही करता हूँ कि कितना सेक्स करना चाहिए। अगर इसके साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि अगर सेक्स नहीं करते हो, मेल पर्सन की बात रखूँगा मैं, अगर आप महीने में इतनी बार नहीं करते हो या ये ज़रूरी हो गया, नहीं करोगे तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा हो जाएगा, क्या ये कितना ट्रुथ है इसके अंदर? इसमें ये है कि प्रोस्टेट कैंसर होने के पीछे जो रीज़न है वो वात का प्रकोप है। ओके। अगर हमें कब्ज रह रही है, हमें बाथरूम खुल के नहीं आ रहा, हम पानी कम पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी रोल है। हमारे हार्मोन्स का रोल है। अच्छा। बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा हो रही है, तो व्यक्ति को जो आप करने की बात कर रहे हैं, सेक्स सेक्स करने की बात करनी है, उसमें ना? कुछ है कि ये कम सेक्स करेगा तो कम प्रोस्टेट या कैंसर हो जाएगा? अगर करेगा या नहीं करेगा, इसमें ये बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। ओके। अगर कोई किसी के आज के समय में जैसे हम लोग कर रहे हैं कि पहले 30 साल 40 साल में भी आज के लोगों को बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ रही है, और पहले के 60 साल के लोग भी बच्चा पैदा कर देते थे। क्या वो पहले प्रतिदिन संबंध नहीं बनाते थे? मतलब उनके धातुओं का जो शेयर था वो कम था। उनको जब समय मिलता था, हफ्ता 15 दिन बाद वो करते थे। आज के समय में क्या है, पहले शर्म होती थी, तो मतलब धातु तो उतना ही है ना। जब हम उसका वीर्य का नाश कर रहे हैं तो इसी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। इस टॉपिक को लेकर, सेक्स को लेकर भ्रम कितने ज़्यादा पाल रखे हैं, शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। हाँ जी। वो भ्रम जो है वो कहीं ना कहीं सुनी सुनाई कहानियाँ या इस तरह के कंटेंट जो हैं, जो गलत दिशा में ले जाते हैं, जो सही मार्गदर्शन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सेक्स लाइफ है उसको ख़राब कर देते हैं। हाँ जी। और माइंडसेट भी, मानसिकता है वो सबसे पहले ख़राब होती है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से दवाई लेने जाता है तो उसको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा के लेनी चाहिए कि वो क्या दे रहा है। जब हमें यही नहीं पता कि कोई भी व्यक्ति क्या दे रहा है, आज के समय में ये चल रहा है कि ये मेरा गुप्त फार्मूला है। तो गुप्त क्या है, आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओ या आयुर्वेदिक के पास जाओ, गवर्नमेंट में डॉक्टर बैठे हैं तो उनके पास जाओ कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो उसका सोल्यूशन करेंगे। किसी भी पद्धति में जो इलाज है वो बुरा नहीं है, पर आपको एक योग्य वैद्य की निगरानी में ही या योग्य डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। भ्रम की बात कर रहे थे, भ्रम कुछ पल जाते हैं, जैसे सुहागरात के सीन दिखाए जाते हैं फिल्मों में, अरे भैया दूध पी लो, पावर बढ़ जाएगी तुम्हारी। मैं 2-3 क्वेश्चन है, मैं एक के ऊपर ही रख दूंगा ताकि आपको भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो खेल सारा वो सेटिस्फाई करने से होता है या होता है कि पावर बढ़ाने से है? इसके साथ ही मैं क्वेश्चन और भी जोड़ दूंगा। यहाँ तो दूध की बात की है, मैं शराब की भी बात कर दूंगा। कईयों को लगता है कि यार मैं 1-2 पैग लगाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर पावर आ जाएगी, उससे मेरा जो है सेक्स पावर में बहुत हो जाएगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। वैसे इसके साथ ही है
अफीम, हाँ जी, इसको बहुत लोग करते हैं कि यार अफीम खाऊंगा और उससे मेरा जो है सेक्स पावर बहुत बढ़ जाएगा। तो इन जो 3-4 ये इस तरह के जो भ्रम है, ये भ्रम है या इसमें कुछ है सच्चाई? इसमें भ्रम नहीं है। जैसे हम लोगों ने ये बात की कि पहले दिन, हाँ जी, सुहागरात के दिन दूध के अंदर केसर मिला के दिया जाता है या हल्दी मिला के दिया, तो उसका रीज़न ये है कि उसके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। सिर्फ सुहागरात या जब भी सेक्स करना है? नहीं, लोग रेगुलर तो लेते ही नहीं दूध के अंदर केसर या हल्दी, रेगुलर नहीं लिया जाता। लिया जाना चाहिए वैसे। दूध के अंदर केसर लेने से ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो उसका इरेक्शन जल्दी होएगा। अच्छा, ब्लड का फ्लो ही तो है नाइट्रिक ऑक्साइड। जी 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 जी। तो ब्लड के फ्लो होने से ही इरेक्शन होता है। तो इसीलिए पहली रात में हमारे एक धर्म के साथ जोड़ दिया गया भी ऐसा करने से ऐसा होता है, तो इसीलिए पहली रात उसको दूध पिलाया जाता है। और हर रात ले सकता है? हर रात नहीं ले सकता, क्योंकि आई मीन टू से कि हर रात का मतलब है कि जब उनका मन है रिलेशन बनाने का। हाँ, सर्दी में ले सकता है, गर्मी में नहीं। गर्मी में नहीं लेना चाहिए। ये हो गया दूध। अब शराब की बात करें। शराब या अफीम ये एडिक्शन पैदा करते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया तो वो सूचना ही नहीं दे रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि हम परफॉर्मेंस भी उसको जो सामने वाला पार्टनर है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ समय के लिए हम लोग इरेक्शन लंबा टाइम बना रहे। जब ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा तो हमारा जो परफॉर्मेंस है जी 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 उसमें ये कि सिर्फ समय लगा पाओगे, वो सेटिस्फाई वाली बात नहीं है। एक और बड़ा एक तरह का भ्रम कह लीजिए या मिसकंसेप्शन कुछ काइंड ऑफ कह लीजिए, साइज रिलेटेड ये बड़ा है कि साइज मैटर करता है। नहीं जी, हम लेडीज में जी स्पॉट होता है जी 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 जो 2 इंच के जी। तो ये है कि अगर हम एक अंगुली की बात करें जी जी तो अगर सिर्फ अंगुली जितनी जगह है तो जो इरेक्शन होगा उसके बाद तो इतना साइज होता है। हमारे इसी कॉन्सेप्ट को भी साइज बढ़ा के ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, तो कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि किसी का साइज इंक्रीज हो जाए। तो इसके नाम पे लोगों के साथ ठगी हो रही है। स्पर्म टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें फिर ये बात उभर के आती है यार कि स्पर्म में कमी है, तो स्पर्म को वो रिलेटेड कई बार पेशेंट इस हिसाब से ही देख लेता है कि धातु कम निकल रही है, जैसे स्पर्म कम निकल रहे हैं। तो स्पर्म का और धातु का ये है कि हमें ये नहीं पता कि वीर्य के अंदर डेड स्पर्म कितने हैं या लिविंग स्पर्म कितने हैं। वो ठीक है मेडिकली, हाँ जी। तो जब हमें स्पर्म चेक करवाने पे ये पता चलेगा ना, वो बच्चे के लिए है। जी जी जी। उसका परफॉर्मेंस से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन उसको परफॉर्मेंस से बहुत लोग ना कई होते हैं ऐसे फील्ड में जो इस चीज़ को स्पर्म से जोड़कर दिखाते हैं कि यार वो कम हो गया तेरा, इसके कारण सेक्स में। ऐसा नहीं है जी, बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं हैं पर उनके अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तो उसमें डिजायर होएगी, वो रिलेशन बना पाएगा। बच्चे के लिए स्पर्म काउंट की जरूरत पड़ती है। उसका इससे नहीं जी, स्पर्म एग के साथ मैच्योर होता है तभी जाके तो बच्चा बन पाता है ना। जी जी, उसका इससे मतलब कुछ किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी। मैं बात करना चाहूँगा जो हमने बीच में रखी थी हस्त मैथुन के ऊपर। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको आप और बढ़ा के थोड़ा एक्सप्लोर करके समझाने की कोशिश करें। होता क्या है कि जो शर्मीला है, कई ऐसे भी होते हैं ना, या जिसका पार्टनर नहीं है किसी तरह का, और ये दोनों साइड से ही है वैसे देखा जाए तो। हस्त मैथुन की जो हम बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों साइड से होते हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा मर्दाना कमजोरी के ऊपर है मैं मेल पे रख लेता हूँ। तो वो तो हस्त मैथुन करेगा जी। और अगर वो कर रहा है तो फिर बात घूम के वहीं आ जाती है कि उसमें फिर उसको नसों की कमजोरी हो रही है। धातु क्षय जब हस्त मैथुन रेगुलर किया जाता है जी, धातु का क्षय होता है। डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि ये जो सेक्स ड्राइव ये मेल को ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू फीमेल? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टनर की डिमांड बराबर होती है, पर हमारे जो समाज में स्त्री इस पे खुल के बात ही नहीं करती, करने नहीं दी जाती। समाज में बना ही ऐसा माहौल दे दिया गया है, मतलब मेल को ऊपर कर दिया गया है। हाँ, मेल डोमिनेंस कर दिया गया है कि नीड दोनों की है। हमारे जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे लोगों को ये खुला माहौल है, तो वहाँ पे एक दूसरे की बात को सुना जाता है। कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर स्त्री इस पे बात करती है तो उसको गलत संज्ञा दे दी जाती है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ जी, बहुत बड़ी, बहुत।
एक और है इसके साथ ही कि जैसे कपल्स को कहीं ना कहीं ये लगता है, कुछ मैरिड कपल्स को, आपके पास भी आते होंगे क्योंकि मैंने गो थ्रू किया जब होमवर्क से, उनको लगता है कि यार सेक्स बस बच्चे पैदा किए, ठीक है, अब छोड़ो, मतलब इसके बाद सेक्स की इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, हर व्यक्ति की गट खराब है, तो उसकी डिजायर होगी नहीं। वो तो उसने मजबूरी में बच्चे पैदा किए ना, उसकी डिजायर तो थी नहीं। तो समाज क्या कहेगा, बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा, अभी शादी हुई तो साल भर में लोग पूछने आ जाते हैं कि आपके कुछ हो नहीं रहा, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, 2 साल हो गए, तो उनके मन में क्या है, वो तो किसी ने देखा ही नहीं ना, वो क्या चाहते हैं। इस पे तो कभी नहीं बात होती। हम बहुत बड़ा इशू है ये कंपैटिबिलिटी के ऊपर आ गया कि अगर बात किसी से पूछनी है, मेल से या फीमेल से, कैसे पूछेंगे? हाँ जी, कि तुम्हारा खुद का डिजायर, तुम किस तरह से पार्टनर चाहते हो। तो ये लोगों का फैसला हो गया कि लोग ये चाहते हैं कि इसके, लोगों का ध्यान रहता है कि इसके घर पे शादी हुई थी, अभी 3 महीने हो गए, अभी 6 महीने हो गए, अभी साल हो गया, तो अभी इनके बच्चा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो उनके मन में क्या है वो तो वो जानते हैं ना, उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। शादियां होती हैं, पहले फेरे पे पूछा जाता है कैसे क्या, एक्साइटमेंट दूसरों को ज़्यादा होती है, और फिर उसके महीना 1.5 महीने बाद ही बातचीत शुरू हो जाती है, कहाँ तक कुछ किया, कुछ हुआ, कुछ कैसे। वो प्रेशर जो है ना, वो उसके ऊपर मतलब माइंड को, दिमाग को इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है ना। कपल चाहे खुद ना भी चाहते हो, कपल की चाहे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन जो सोसाइटी से, जो रिलेशंस, जो रिलेटिव से, वहाँ से जो प्रेशर आता है ना, तो जो सोसाइटी का प्रेशर है, अभी लोग क्या कहेंगे, हाँ, हम लोग इसी वजह से नहीं जी पा रहे कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। तो जो हमने पहले बात की, इसमें भी वही बात लागू होती है कि अगर हम किसी से इसमें बारे में बात करते हैं यार मेरा समय, मतलब वो हम किसी से बात करते हैं, वो 4 दोस्त मिले अगले दिन, शादी के अगले दिन, तो ये पूछता है कि यार तूने कितनी बार रिलेशन बनाया जी, कितना टाइम लगा, तो वहाँ पे वो अपने को बेटर साबित करने के लिए वो समय ज़्यादा बताता है, चाहे उसने कुछ किया चाहे नहीं किया। तो अब जब समाज में ऐसी मानसिकता चल रही है तो लोग उसी की तरफ मूव ऑन होते हैं। जब उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने से सेक्स लाइफ पर कितना फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते होंगे, कुछ उम्र दराज, जो कहते होंगे, जिनके डिज़ायर होंगे या पार्टनर्स के अंदर कमी होगी, या उम्र बढ़ने से सेक्स लाइफ पर फ़र्क पड़ जाता है? हमारे यहाँ पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम सब लोग इमोशन से ही जुड़े हुए हैं। ओके। यहाँ पे तो जैसे आपने पहले बात कही कि लोग सिर्फ बच्चे पैदा किए और उसके बाद इस चीज़ को प्राथमिकता नहीं, तो हमारे लोग जब खुश ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके दिमाग में है ही नहीं, सिर्फ आज के समय में सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दिया जा रहा है, रिश्तों पे ध्यान ही नहीं दिया, इसी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। बच्चे पैदा करने, चलो एक हम कह सकते हैं कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसकी नीड है। हाँ, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर अगर किसी तरह से एक कंपैटिबिलिटी कपल्स के अंदर सेट हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया बात है, मुझे लगता है। तो जब हम लोग आपस में बात करेंगे, परिवार में बैठ के बात करेंगे, मियाँ बीवी आपस में दोनों मिलके बात करेंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा ना। परिवारों के अंदर क्या होता है कि कुछ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, या परिवार के अंदर जैसे बड़े भी हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस इतना रहता है कि अगर वो बात करना भी चाहें तो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद इसके कारण से भी काफ़ी कमी रह जाती है। क्योंकि ऐसे होता है ना कि जैसे उनके साथ तो बात हुई नहीं, हमें जो समझाएगा, मान लीजिए हमें वही समझा सकता है जो पहले खुद सुलझा और समझा हुआ हो। जब वो खुद ही सुलझा और समझा हुआ नहीं है तो वो उतनी ही बात करेगा ना हमारे से। आज के समय में जब बात हुई नहीं तो जैसा कि जिसको ज्ञान है उसी तरीके से हर व्यक्ति को गाइड कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे, ये तो होगी पेशेंट्स की बात कि चलिए ठीक है, इस तरह से है। अब आपसे मैं ये हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से पेशेंट सही एक डॉक्टर का चुनाव कर पाए, और किस तरह से पेशेंट के साथ जो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड कह लीजिए, स्कैम कह लीजिए, गलत गाइडेंस कह लीजिए, पहले तो आप इस पे रखिए कि गलत गाइडेंस आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से गलत गाइड किया जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो भी व्यक्ति बीमार है उसको या तो साइकेट्रिक के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके।
क्योंकि यूरोलॉजिस्ट इसके बारे में अच्छे तरीके से समझा पाएगा। अगर कोई मानसिक बीमारी है तो साइकेट्रिक अच्छे तरीके से समझा पाएगा। आइडेंटिफाई कैसे करेगा भी मैं मानसिक बीमार हूँ? कोई मानना नहीं चाहता कई बार। नहीं नहीं, कई मैं तो बार ठीक क्या हूँ। होता है, जैसे अपने का अभी इरेक्शन नहीं हो रहा है ना, जी, जी, हमने जी। कोई भी मेडिसिन खाई उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि उसके कोई ना कोई अंदर सूचर में प्रॉब्लम हो। तो वो फिर वो इस तरह का पेशेंट फिर सर्जरी टाइप कोई हाँ, प्रॉब्लम आ रही है जी। तो हमें अच्छे डॉक्टर को दिखाने से ही, अच्छा डॉक्टर का मतलब मीन्स ये हुआ कि इस चीज़ के बारे में जिसको ज़्यादा जानकारी है। जैसे मैंने बोला साइकेट्रिक आपकी बात को सुनेगा। अगर हम किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको ये कहते हैं भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ दवाई लिख के देते। हमारी बात, हमें मानसिक परेशानी है या हम खुश हैं या नहीं है, वो साइकेट्रिक ही आपकी बात को प्रॉपरली सुन पाता है। जी जी। यूरोलॉजिस्ट उस बात को ये करता है कि जब हम साइकेट्रिक और यूरोलॉजिस्ट दोनों से राय लेंगे तो वो हमें अच्छे तरीके से बता पाते हैं। उनका चुनाव किस तरह से होगा? एक पेशेंट किस तरह से वेरीफाई कर पाए, सही तरीके से चुनाव जब किसी भी पेशेंट को इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है या टाइमिंग की दिक्कत आ रही है तो वो तभी वो उस डॉक्टर से मिले। भी उसको ये लगता है कि यार मैं मतलब रिलेशन बनाने गया और मैं हाथों हाथ ही हो गया, मतलब वो रिलेशन बना ही नहीं पाया। उसको प्रीमैच्योर एजैकुलेशन बोलते हैं। कईयों को तो मैंने होमवर्क में देखा है, ये इस बात को नोटिस भी किया है, कईयों को तो पास आने से अभी मतलब इतना ज़्यादा उनकी हाइप तो वो बताई जाती है, दिखाई वो जाती ही शीघ्र पतन की है। प्रॉब्लम। शीघ्र पतन की प्रॉब्लम। अगर हम 2 मिनट 3 मिनट लगा पा रहे हैं तो वो शीघ्र पतन की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अब इसके ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे स्कैम की, हाँ जी, तो वो स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम तो यही है कि फलाना ये मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लिखा भी हुआ है, लेकिन जैसे आपने क्लैरिफाई किया कि वो तो है नहीं। हाँ जी। इसके अलावा और किस तरह से आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपको लगता है कि ये उनके साथ स्कैम हो रहा है? जब कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हमने दवाई ली तो उसके साथ हमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, हमने वहाँ से दवाई ली साइज बढ़ाने की, लोग पट्टियाँ दे रहे हैं अभी ये लगा लो। अच्छा। तो आजकल बहुत बड़ा ये ऐसा चल रहा है कि लोगों को इसी चक्कर में घुमा दिया। घूम क्यों रहे हैं? अपने डिजायर के कारण? पता नहीं होने की वजह से। पता नहीं होने की वजह से भी सही क्या है और गलत क्या है। जब हमें कोई सही जानकारी नहीं देगा भी कौन सी दुकान पे सही सामान मिलता है तो हम जाएंगे कैसे? तो हमें जो चीज़ दिखाई गई हम उसी को अच्छा मान लेते हैं भी ये चीज़ हमारे लिए, हमें ये लगता है कि ये अच्छा है। हमारी दिमाग ने ये चुना कि 2 घंटे लग रहे हैं तो हम बहुत अच्छा है, ये नहीं सोचा कि उसका नुकसान कितना हो रहा है। तो चुनाव कैसे करे पेशेंट? किस तरह से सही डॉक्टर को या सही तरीके से वो चुनाव करे? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किसी भी डॉक्टर के पास जाए उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के ले। अच्छा। कि आपने क्या दवाई डाली है उससे दवाई सामने लो। जब वो लूज करके दवाई दे रहा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोई भी दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हो, चाहे एलोपैथिक ले रहे हो, चाहे होम्योपैथिक ले रहे हो, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे तो लिख के देगा ना। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा कि वो क्या दे रहा है, तो आपको क्या पता कि उसने क्या मिलाया है। एलोपैथिक जो अच्छे डॉक्टर हैं, चाहे यूरोलॉजिस्ट जैसे मैंने कहा, साइकेट्रिक है, वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके देगा। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी प्रिस्क्राइब करके देगा। जब हमें ये नहीं पता कि हमने क्या मिलाया है, जिस चीज़ का पक्का बिल मिले, जिस चीज़ पे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे नोट हो, तो ट्रीटमेंट तो वही है जब हमें विदाउट बिल माल दिया जा रहा है। कहने का भाव ये है कि कई बार ऐसे देखा गया है, कुछ वैद्य या आयुर्वेद जो इस फील्ड में हैं वो बताते हैं कि आपकी दवाई मैं बना के दूंगा और किसी भी तरह की वो काइंड ऑफ आप कह लीजिए वो डोज है या जैसे भी, जैसे आजकल कहा जाता है कि आप ये दवाई लो, आपको 3 दिनों के अंदर रिजल्ट मिलेगा। ओके। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। अच्छा। 3 दिनों के बाद आपकी डिजायर बनी रहेगी। परमानेंट डिजायर कैसे बनी रहेगी? आयुर्वेद में ये बताया गया था कि 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। अच्छा जी। जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो वो धातु का संचय होता है। धातु का संचय होने से, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम सर्दी में लड्डू खाते हैं, है ना? अच्छा जी। तो आपने कभी सुना भी गर्मी में हम पौष्टिक चीजें खाते हैं? नहीं। तो सर्दी में हमने च्यवनप्राश खाया, सर्दी में हमने लड्डू खाए, सर्दी में हमने पौष्टिक लिया, वो पूरे साल हमारी बॉडी में काम करता है। इसीलिए तो खाया गया ना। सर्दी के अंदर ऑयल की नीड है। सर्दी के अंदर पाचन क्षमता बढ़ी, गर्मी के अंदर पाचन क्षमता कम हुई। गर्मी के अंदर हम हैवी खाना नहीं खा पाते। अगर हमें 4 रोटी की भूख है, अगर हमने 3 खाई है तो हम सुखी रहेंगे। अगर हमने 5 खा ली तो हम लोग तंग हो जाएंगे। वाटर का इंटेक गर्मी में बढ़ जाता है। सर्दी के अंदर हमें ऑयल की नीड पड़ती है। ऑयल से क्या न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता है। हमेशा सर्दी में ही पौष्टिक चीजें लोग लेते हैं। गर्मियों में खान पान कैसे फिर करना चाहिए? गर्मियों में ज्यादातर पानी, अच्छा, फाइबर,
ठीक है। छाछ, जौ का सत्तू, चने का सत्तू, ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसका मतलब ये भ्रम नहीं है कि ये चीज़ें लेने से कोई शरीर ठंडा हो जाएगा या सेक्स नहीं कर नहीं जी, पाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो मौसम के हिसाब से जो हम कहते हैं कि मौसमी जो है वो खान पान हमें उस हिसाब से रख लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मौसम ही खान पान करना चाहिए। जब हम मौसम के अनुसार नहीं करते तभी हम बीमार हैं, तभी हमें बीमारियां होती हैं। आपने एक बात की, मैंने नोटिस किया, च्यवनप्राश के ऊपर आपने बात की ना, उसमें बड़ी बड़ी ऐड आती हैं, इसमें सोना है, इसमें चांदी है। थोड़ा सा इसके ऊपर आप बताएंगे। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे या च्यवन ऋषि हुए, तो उन्होंने उसमें सोना चांदी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं डाली। तो उन्होंने जो बनाया गया उसमें आंवले का बेस लिया जाता है कि पाचन क्षमता के लिए ना जी, उसके अंदर जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं जिससे हमारा, उसको रसायन बोला गया। तो जो रसायन है, तो अगर उसको हम लोग आधा चम्मच 1 चम्मच लेते हैं, उसके बाद हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जी जी, तभी जाके हम लोग ठीक रह पाते हैं। अगर हम मान लो कि अब ले रहे हैं, हमें ये लगता है कि ये जो च्यवनप्राश है हमने आधा चम्मच खाया, तीसरे दिन हमारे में पावर आ गई, तो वो आयुर्वेद कैसे हो सकता है? आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्विक रिजल्ट नहीं है। 1 दिन 2 दिन में आदमी में इतनी पावर आ जाए कि वो, जैसे आपने कहा भी, घोड़े जैसी शक्ति, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो वो एक तरह की ये दीवारें, ये सब मिथ ऐड, ये सब मिथ हैं। और इसीलिए लोगों को इसमें भ्रम में है या मिथ में फंसे हुए हैं, तो इसी वजह से लोग अपने ठगी के डिजायर के शिकार हो रहे कारण, हैं। अपने डिजायर के कारण ही ठगे जा रहे हैं, या हमारा मानसिक ज्ञान स्थिति न खराब- होने की वजह से हमें ये लगता है कि जो इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, हमें ये लगता है कि वही अच्छा है। थोड़ा सा ना आप ये बताइए कि पेशेंट अब कैसे मतलब करे। कोई आप ऐसे जैसे कोई होम रेमेडी कुछ हो सकता है पॉसिबल कि आप होम रेमेडी बताइए कि पेशेंट उसको ले, अगर उसको फर्क नहीं पड़ता तो फिर वो डॉक्टर की तरफ टर्न करे। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। इसमें हम लोग जैसे बात करते हैं कि पेशेंट की गट खराब है जी, है ना, तो अगर वो गट के लिए फाइबर लेगा, अच्छा, घी घी का यूज़ करे जी, पौष्टिक के लिए। जैसे अभी पुराने बुजुर्गों को, जैसे मैंने आपको बोला कि बबूल का पंचांग, ठीक है। बबूल फली का पाउडर प्लस मिश्री मिला के अगर लेते हैं तो उनसे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। बबूल फली का पाउडर और प्लस मिश्री, हाँ जी। इसकी मात्रा कितनी रहेगी? जैसे आप मान लो कि 100 ग्राम बबूल फली का पाउडर और 100 ग्राम मिश्री है, अच्छा जी, तो अगर दोनों को मिला के 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लिया जाता है, तो इसको हम लोग 20 दिन तक या 21 दिन तक सेवन करें, ओके। तो उससे कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। तो अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको योग्य वैद्य को जरूर दिखाना चाहिए, और वो भी जो नाड़ी देखना जानता हो या वात पित्त कफ के अनुसार ट्रीटमेंट करता हो। जो एक ही दवाई सबको दी जा रही है तो वो हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती, और वो गलत है। हाँ जी। तो जो इतनी बड़ी बड़ी एड्स आ रही हैं, ये दवाई है जी, बस ले लीजिए, अभी ऑर्डर कीजिए, अभी ये हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर ये सब वो एक तो गलत मार्केटिंग है जी, ये लोगों के मार्केटिंग साथ है। गलत हो रहा है। हाँ, ये पेशेंट तो को स्कैम देखा ही है। नहीं, पेशेंट को समझा ही नहीं। सबके लिए, मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जैसे आपने उम्र की बात की, प्रोस्टेट की वजह से उसके इरेक्शन नहीं हो रहा, और मान लो कि वो मेडिसिन खा रहा है, किस चीज़ की, सेक्स की प्रॉब्लम, किस में है, प्रोस्टेट में। अब वो उसका डायग्नोज तो नहीं हुआ ना, उसकी वजह से उसका बीपी बढ़ेगा, तो वो हाइपरटेंशन का मरीज हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें, मान लो कि कोई पेशेंट का हार्ट का है, हार्ट में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, उसका लीवर फैटी है, लीवर भी फैटी है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको डॉक्टर ने नाइट्रेट दे रखा है, मतलब खून को पतला करने की गोली दे रखी है, तो उस वजह से मान लो कि उसका नहीं लग रहा, फिर वो मेडिसिन खा रहा है ताकत की, तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए डॉक्टर के या वैद्य के या होम्योपैथिक कंसल्टेशन के पास जाके ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कोई और होम रेमेडी भी साथ में आप बताना चाहेंगे इसके अलावा? अगर मान लो कि आज के समय में हम लोग कह देते हैं कि प्याज को तामसिक भोजन बोला जाता है जी, या लहसुन को तामसिक बोला जाता है, तो मतलब वो ब्रह्मचार्य के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे संतों ने बोला कि प्याज या लहसुन का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उनका ये है कि अगर आप गलत रास्ते नहीं जाना जाते, या आप रिलेशन या तामसिक, वो बॉडी के अंदर हीट को बढ़ाता है, हीट को बढ़ाने की वजह से हमें डिजायर ज़्यादा पैदा होती है। ओके, तो ये खाना चाहिए प्याज और लहसुन अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो हमें खाना चाहिए, अपने खाने के अंदर नॉर्मली लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और? जैसे आजकल शिलाजीत का चल रहा है, हाँ, इस पे बात रह गई थी, ये आपने बहुत बढ़िया अपने तो पॉइंट जैसे निकाला। क्या, हर जो काली चीज़ है, हाँ, पत्थर बना दिया या कुछ है, तो ये नहीं है कि वो शिलाजीत ही हो, शिलाजीत की परख जरूर करनी चाहिए। शिलाजीत कितना काम करता है सेक्स के अंदर? शिलाजीत सेक्स के अंदर नहीं, शिलाजीत तो पूरी बॉडी के अंदर ही रसायन के रूप में काम करता है। अच्छा, शिलाजीत भी, जैसे मैंने बोला, च्यवनप्राश रसायन है,
बिना वैद्य के पास दिखाए शिलाजीत कोई भी ले सकता है? शिलाजीत पहले प्योर मिले तो सही। आज के समय में ये है कि हर बंदा काली चीज़ है उसको च्यवनप्राश वो शिलाजीत बना के बेचा जा रहा है। तो शिलाजीत की ये टेस्टिंग है कि अगर आप उसके शिलाजीत को जलाओगे ना या अग्नि पे रखोगे वो धुआं नहीं देगा। अच्छा। शिलाजीत को पानी के अंदर छोड़ेंगे तो एक जैसे अपने कहते हैं कि एक तार बनती है, हाँ, या धागेनुमा स्ट्रक्चर बनती है, हाँ जी, तो प्योर शिलाजीत है। अच्छा। कोई बताना चाहेंगे कोई किसी पर्टिकुलर कोई ब्रांड का या कुछ ऐसे नहीं। शिलाजीत? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको वो पहले सब बोला मार्केटिंग है। हाँ, वो सब मार्केटिंग है कि इतना जल्दी काम करता है, इसमें ये मिला दिया। तो शिलाजीत अकेला, ये हर बंदा ये कह रहा है कि स्वर्णयुक्त शिलाजीत। तो जब हर चीज के अंदर सोना इतना महंगा हो गया कि हम लोग हर चीज के अंदर सोना कैसे मिला देंगे? सोना लोग पहन नहीं पाते, तो जब भस्म बनेगी तो वो कितना कॉस्टली बनेगी। तो क्या हर व्यक्ति सोने के नाम पे सामान बेच रहा है और महंगे रेटों में बेच रहा है। सिर्फ शिलाजीत से काम चलता है या शिलाजीत रसायन है? अच्छा, सिर्फ रसायन है। तो जब जैसे मैंने आपको बोला कि शरीर के अंदर रसायन जाएगा, पाचन सही है, गट सही है, ब्रेन ठीक है। जैसे अभी अश्वगंधा है जी, है ना, तो अश्वगंधा हमारी ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिसर्च हुई है इस पे कि अश्वगंधा की जो जड़ है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो ब्रेन लेवल पे काम करती है जी, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। तो अश्वगंधा लेने से हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो हमें परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, नींद भी अच्छी आती है। शिलाजीत और अफीम का कॉम्बिनेशन बहुत सुना है। नहीं जी, गलत है। गलत है। तो जैसे भी कोई भी नशा लिया जा रहा है ना, उसके हम एडिक्शन हो रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने आज थोड़ी सी चम्मच ली अफीम ली, हाँ जी, अगर हम 4 दिनों बाद हमें अफीम की डोज बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हमें बढ़ानी पड़े, तो हम इसके एडिक्ट हो गए। तो एडिक्ट वाली जो चीज़ है जिसकी हमें डोज बढ़ानी पड़ रही है, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अफीम नहीं लेनी चाहिए। कोई भी नशा नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना किसी भी है। ये मेरा पर्सनल मत है। शिलाजीत चाहे ले ले, लेकिन सही ले ले तो वो मतलब एक योग्य वैद्य के अनुसार ही ले, अपने आप नहीं ले। अपने आप नहीं ले। हमने ऑनलाइन मंगवाया, कितनी लेनी है, 1 चम्मच भर के ले रहे हैं, आधा चम्मच ले रहे हैं, तो हमें किसी ने गाइड तो किया ही नहीं ना। बबूल की फली वाला जो नुस्खा बताया आपने, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है या वो एक्चुअल में शीघ्र पतन में काम करता है? अच्छा, वो शीघ्र पतन में काम करता है। इसके अलावा कोई और? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप ये मानो कि अनार का जूस, अच्छा जी, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, बहुत अच्छा है। गाजर और चुकंदर का जूस पी लो, अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएगा जी, तो उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होता है। गट्स के ऊपर बार बार आप बात कर रहे थे, तो जो एज ए आयुर्वेद में बात की जाती है कि पेट आपका, सबसे पहले पेट को पकड़ो। हाँ, अगर पेट आपका सही है तो बहुत कुछ सही है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपका पाचन सही है, मतलब आज जैसे मैंने कहा, रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? हमने खाना खाया, फाइबर लिया नहीं, हमें कब्ज है, हमें इंडाइजेशन है, हमारी ब्लोटिंग हो रखी है, हमें नींद नहीं आ रही, तो हम खुश नहीं है। बिल्कुल। डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, सीरोटोनिन रिलीज नहीं हो रहा, रस से रक्त नहीं बन रहा। तो जब हम लोग, मैंने आपको पहले बोला कि रिश्ते खराब क्यों हैं, क्योंकि हमारे खुशी के हार्मोन नहीं है। जल्दी से रिजल्ट के कारण भी पेशेंट कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस में चले जाते हैं। उसको कोई समझाने वाला नहीं है कि जो चीज़ दिख रही है, जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, उसकी डेली नीड पड़ रही है ना। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले हो रहा है स्मार्टफोन, सोशल मीडिया एक्सेस है, इंटरनेट, फेसबुक। आज के समय में व्यक्ति को ये दिखाया जा रहा है कि इसके बिना तू बीमार है, भी ये एक डाइट है, इसको रेगुलर ले तो तू अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। सो डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं अब दर्शकों से और श्रोताओं से यही एक बात कहना चाहूँगा कि जितना अभी तक हमने आपसे समझने की कोशिश की है, और जो समझ में आ रहा है कि ये जो मर्दाना कमज़ोरी की ऊपर बात है या सेक्स के ऊपर जो बात है, इसमें शारीरिक कमज़ोरी भी है और मानसिक कमज़ोरी का भी ताल, दोनों का बराबर का हिस्सा भी है, और या कहीं ना कहीं मानसिक भी शायद ज़्यादा है। तो पेशेंट को जैसे आपने ट्रीटमेंट बताया, होम रेमेडी एक तो वो ले, और उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपनी जो है शर्म जो है वो उतार कर फेंके, शर्म ना करे, क्योंकि अगर बीमारी से मुझे लगता है वो कम, और शर्म से शायद कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मर रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि चाहे आपको मानसिक बीमारी है, चाहे शारीरिक बीमारी है, जब आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करोगे तो वो आपको बताएगा कि इस वजह से हो रहा है।
आप ये नहीं बता सकते कि ये मानसिक है या शारीरिक है। जी 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 जी। आपको अपनी प्रॉब्लम जाके शेयर करनी है। जैसे आपको बुखार हुआ, आपको गठिया हुआ, आपके जोड़ों में दर्द है, आप अपने डॉक्टर के पास जाके राय लेते हो। तो गली वाले लोगों से लेने की बजाय आप अच्छे डॉक्टर से राय लेके परामर्श लो। डॉक्टर साहब, एक ना पॉइंट आ गया मेरे माइंड में। अब मान लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद हाँ जी, हो सकता है आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, कांटेक्ट नंबर हम आपका डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे, हाँ जी, वहाँ से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब वहाँ पर जैसे हमने इस वीडियो में कहा वात, पित्त और कफ देखा जाएगा, तो पेशेंट का आपको जो कंसल्ट करना है ओवर द फोन, क्या आप उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या आपको आकर दिखाना ही पड़ेगा? सही राय तो ये है जी, चाहे मेरे से राय लें चाहे कहीं भी लें, जी, तो डॉक्टर को दिखा के ही ट्रीटमेंट करवाएं तो अच्छा है। अगर फ़ोन पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो मार्केटिंग ही है, ओके, उसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। आप अपनी सारी बात बता ही नहीं पाते। आज के समय मान लो किसी की कॉल आई तो वो ये कहेगा कि सर मेरे को समय कम लगता है, जी। या मेरे को ये प्रॉब्लम, तो हमने उसकी गट के बारे में, उसके ब्रेन के बारे में कहाँ पे समझ पाए। आयुर्वेद, हम जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों पे या एलोपैथिक पे हमारा कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन इसके अलावा भी और भी कोई आपके पास ऑप्शंस होगी? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, इफेक्टिव हैं? सब मेडिसिन इफेक्टिव है, पर देने का तरीका सही होना चाहिए, योग्य वैद्य के अनुसार ही लेना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जैसे सोने की भस्म या चांदी की भस्म, इस तरह की जो हैं, जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो उसके अंदर वो काफ़ी महंगे हैं। तो दवाइयाँ एक तो बहुत महंगी हो जाती हैं, एक लंबा काफ़ी जो है वो ट्रीटमेंट चलता है, पेशेंट को दवाई लेने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए आपके पास है कुछ ऐसा कि हाँ, दवाइयों की जो कॉस्ट है वो भी सही रहेगी और उनको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा? इसमें ये कि हम अगर स्वर्ण को छोड़ दें तभी बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ओके। स्वर्ण के नाम पे मार्केटिंग हो रही है कि स्वर्ण के नाम पे, जैसे ये हो गया भी कोई सेक्स का बंदा है तो उसको 20,000 रुपये का ट्रीटमेंट देना है, 25,000 रुपये का ट्रीटमेंट देना है, 50,000 रुपये का ट्रीटमेंट देना है। तो मतलब लोग इसीलिए लोग ठगी के शिकार हो, जब खुल के बात नहीं करते, किसी के पास जाते हैं ये कहता है भी ये 20,000 का है जी, ये 50,000 का है, ये 10,000 का है। जैसे मैंने आपको कहा भी जब वो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे डॉक्टर के पास जाके, तभी वो ट्रीटमेंट लिख के देगा। जैसे मैंने कहा भी लिखवा के लो जी जी, कि वो क्या दे रहा है, जी जी जी, उसकी दवाई में कितनी सत्यता है, और हर बंदे से बिल जरूर लो। जो मानसिक एक प्रेशर काइंड ऑफ यहाँ ये बन चुका है दिमाग पे ऊपर की, शायद सोने की भस्म या चांदी की भस्म से ही मुझे ये होना है, ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ, सोने की भस्म, चांदी की भस्म बट नेचुरल काम करती है, पर हर बंदा नहीं ले सकता। क्या गरीब कहाँ से इसका इलाज करवा पाएगा? जी, हम ये मानते हैं कि जो बंदा गरीब भी इलाज करवा पाए वही ट्रीटमेंट है, या मीडियम वर्ग का लोग। आज मान लो कि आप 20,000 रुपये महीने की दवाई, आपकी पॉकेट मनी आज के समय में जो हमारी पॉपुलेशन है, तो 70% जनता 25 से 30,000 रुपये में नौकरी कर रही है। क्या वो ये ट्रीटमेंट संभव ही नहीं हो पाएगा? जी जी जी, क्या उसको इलाज करवाने का हक नहीं है? जी 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 जी। तो इसलिए जड़ी बूटी से चिकित्सा की जा सकती है, तो इसलिए जड़ी बूटी का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, अर्क पॉसिबल है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी बात की शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें कोई चाहे शारीरिक समस्या है, जैसे हमने ये माना कि हमें बुखार है, हमारे जोड़ों में दर्द, तब भी हम घर पे बात करते हैं, अपनी फैमिली में बात करते हैं। तो अगर हमें सेक्स संबंधी भी कोई भी समस्या है तो हमें अपने घर पे, अपने परिवार में इस चीज़ की बात करनी चाहिए, और हमें खुश रहना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए। अगर हम अच्छा खाएंगे, अगर खुश रहेंगे, तभी हम लोग ज़िंदगी अच्छी जी पाएंगे, तभी धन का फायदा है, वरना धन का अकेले का कोई फायदा नहीं। अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी, हमारे रिश्ते खराब होंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी शारीरिक या मानसिक किसी भी बीमारी से ग्रस्त हों तो योग्य चिकित्सक के अनुसार अपना इलाज जरूर करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने इतना कीमती समय निकाला, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक श्रोतागण जितने भी हैं वो इसके ऊपर सोच विचार भी करेंगे और तन से, मन से और धन से तंदुरुस्त रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।